हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान आदि। प्रेमचंद जी का जो बचपन है वो अभावों में बीता। उन्होंने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की, केवल बीए तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे शिक्षा विभाग में नौकरी करने लगे, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ये जो पाठ है प्रेमचंद जी ने आजादी से पहले लिखा था, तो उस समय हमारा देश गुलाम था। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, यानी दो बैलों के माध्यम से, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो कहानी शुरू करते हैं, दो बैलों की कथा। कहानी के आरंभ में ही लेखक ने जानवरों के बारे में बताया कि जानवरों में जो गधा है वो सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। यानी गधे के लिए हम रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गधा कभी क्रोध नहीं करता, वह बहुत सहनशील होता है, सीधा होता है, सुख दुख लाभ हानि का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वह कैसी भी स्थिति में रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे उसका वह विरोध भी नहीं करता। तो लेखक कहता है कि गधे के अंदर इतने सारे गुण होते हैं, फिर भी हम उसे मूर्ख कहते हैं, जबकि ये सभी गुण ऋषि मुनियों में भी पाए जाते हैं। तो लेखक ने यहाँ गधे को ऋषि मुनियों के समान बताया है। लेखक कहते हैं कि गधे का ही एक छोटा भाई होता है बैल, यानी बैल भी मूर्ख होता है लेकिन गधे से कम, क्योंकि बैल को कभी कभी क्रोध करते हुए देखा है। बैल अनेक अर्थों में अपने आक्रोश को प्रकट कर देते हैं, यानी अनेक रीतियों से अपने आक्रोश को प्रकट कर देता है। यानी बैल जो है वो इतना बेवकूफ नहीं होता जितना गधा होता है। तो कहानी शुरू होती है। एक झूरी कांची नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के बैल हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। दोनों साथ साथ रहते हैं। साथ साथ रहने के कारण दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है और दोनों बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। जबकि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी इस शक्ति से वंचित है। यानी मनुष्य के पास बोलने की क्षमता होते हुए भी वह दूसरों के मन की बातों को नहीं समझ सकता। एक बार झूरी अपने इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। अब दोनों बैलों को नहीं पता होता कि उनके मालिक ने उन्हें क्यों बेचा है। अगर उनके पास वाणी होती तो वो अपने मालिक से पूछते कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण तुमने हमें बेचा है। हम तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते थे। अगर तुम्हें लग रहा था कि हम थोड़ा काम कर रहे हैं तो काम थोड़ा ज्यादा करवा सकते थे, लेकिन हमें नहीं बेचते। अब जो गया होता है उसका साला, जब वो उन दोनों बैलों को ले जा रहा होता है तो उसको दांतों पसीना आ जाता है, क्योंकि जब वो पीछे से हाँकता है तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते हैं। वो पगैया पकड़कर उनको खींचता है तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते हैं। मारता है तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते हैं। इस तरह से बड़ी मुश्किल से वो उन दोनों बैलों को घर तक लेकर जाता है। घर पहुंचता है, पहुंचते ही वह उन दोनों बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा डालता है। अब जो दोनों बैल हैं वो मन ही मन बड़े दुखी होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं और इशारा करते हैं। जैसे ही रात को सोता पड़ जाता है, सब सो जाते हैं, तो दोनों बैल अपनी रस्सी को तुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। झूरी जब सुबह प्रातःकाल सोकर उठता है तो वो देखता है कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है
और खुशी भी होती है, दोनों को वो गले से लगा लेता है। अब दोनों बैल उसको देखकर स्नेह से गदगद हो जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक विद्रोह में स्नेह झलकता है। यानी वो उससे पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ से क्यों भेजा। इतने में उसकी पत्नी भी आ जाती है। वो दोनों बैलों को खूब खरी खोटी सुनाती है कि तुम दोनों नमक हराम हो, एक दिन भी तुमने काम वहां पर नहीं किया। अगले दिन उसका साला फिर आता है और दोनों बैलों को इस बार गाड़ी में जोतकर ले जाता है। अब जो मोती होता है वो थोड़ा शरारती होता है। मोती कई बार गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा बात को संभाल लेता है। इस प्रकार दोनों जब गया के घर पहुंच जाते हैं तो फिर गया वही करता है, उनको दोनों को मोटी रस्सी से बांधता है और पहले तो उनकी खूब पिटाई करता है कल की शरारत के लिए, और फिर खाने के लिए सूखा भूसा उन्हें डालता है। दोनों नांद में मुंह तक नहीं डालते, एक तिनका तक नहीं खाते। दूसरे दिन जब दोनों बैलों को खेतों में जोता जाता है तो दोनों बैल अपने पैरों को अड़ाकर खड़े हो जाते हैं। गया उन्हें खूब मारता है, लेकिन दोनों बैल टस से मस नहीं होते, जैसे कि उन्होंने कसम ही खा ली कि पैर नहीं उठाएंगे। वो उन्हें मार मार कर थक जाता है, लेकिन दोनों बैल अपने पैरों को नहीं उठाते। उसके बाद जो गया होता है मोती को इतने जोर से मारता है कि उसकी नाक में से खून निकल आता है। ये देखकर हीरा को इतनी जोर से मारता है कि उसकी नाक से खून निकल आता है। ये देखकर मोती का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह बैल की उसकी जो रस्सियां होती हैं उसको तोड़ देता है और खेत को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। ये देखकर गया को बहुत गुस्सा आता है। वह दोनों की खूब पिटाई करता है और उनको खाने के लिए वही सूखा भूसा देता है। अब दोनों बैलों को बड़ा गुस्सा आता है। दोनों आपस में बात करते हैं कि मन तो करता है कि इसे सींग से उड़ा दूं, लेकिन वहां पर एक छोटी लड़की होती है गया की, जो उन दोनों बैलों की दशा को देखती है, तो उसे उन दोनों बैलों पर दया आ जाती है। तो उसे जो उस लड़की की जो माँ होती है वो मर गई होती है, तो वह लड़की भी अनाथ होती है और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है जैसा बैलों के साथ होता है। यानी उसको भी मारा पीटा जाता है और खाने के लिए उसे अच्छा भोजन भी नहीं मिलता। तो वो लड़की रात्रि में आती है और दोनों बैलों को अपनी जो एक दो रोटी होती है वो एक एक रोटी खिला आती है। तो दोनों बैल उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन दोनों बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि इस घर में कोई तो ऐसा है जो हमारा हितैषी है, जो हमें प्यार करता है। तो जब मोती कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे सींग से उड़ा दूं, तो हीरा कहता है कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है वह अनाथ हो जाएगी, ये तो उसी घर के मालिक की बेटी है। तो कहता है कि चलो फिर मालकिन को ही उठाकर फेंक दूं, वह ही तो इस लड़की को मारती है। फिर वो कहता है कि नहीं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह क्यों भूल जाते हो। अब दोनों सोचते हैं फिर आखिर करें क्या। अब रात्रि में दोनों वहां से भागने का फिर सोचते हैं। जब रात होती है तो वो लड़की फिर आती है, दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला देती है और वो लड़की चुपके से उन दोनों बैलों की रस्सियों को भी खोल देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों बैलों को खोले देती हूँ, क्योंकि आज घर में बात हो रही थी कि इन दोनों बैलों की नाक में नाथ डाल दी जाएगी, तुम दोनों यहां से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। अब जब वो रस्सी खोल देती है लड़की, तो भी हीरा और मोती वहीं खड़े रहते हैं। तो हीरा ने कहा चलो अब किस लिए खड़े हो, मोती ने कहा चलो अब किस लिए खड़े हो। तो हीरा कहता है कि यदि हम चले गए तो इस अनाथ लड़की पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर शक करेंगे। इतने में ही अचानक लड़की चिल्लाती है कि ओ दादा जल्दी दौड़ो, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब ये सुनकर जो उसके पिता है वो हड़बड़ाकर भीतर से निकलता है और दोनों बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन दोनों इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि वो हाथ ही नहीं आते और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रात्रि के समय में बेतहाशा भागने के कारण वो दोनों मार्ग भूल जाते हैं।
थोड़ी दूर जाने के बाद उनको लगता है कि हम शायद गलत रास्ते पर आ गए। अब दोनों को भूख भी लगती है, तो साथ में ही एक खेत का मटर का खेत होता है। तो दोनों सोचते हैं कि चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, और दोनों उस मटर के खेत में घुस जाते हैं। पेट भर के पहले मटर खाते हैं। अब पेट भरने के बाद उनको लगता है कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि झूरी के घर का रास्ता वो भूल जाते हैं, गया के घर से वो भाग कर आते हैं, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। अब क्या करें? थोड़े समय के बाद उनको आजादी का अनुभव होता है, यानी बड़े खुश होते हैं कि अब हम दोनों आजाद हैं और अब हमें कहीं नहीं जाना। फिर दोनों सींग मिलाकर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, ढोल धप्पा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सामने से एक सांड चला आ रहा है। सांड भी इतना बड़ा, पूरे हाथी जैसा। अब उनको लगता है कि सांड से अब हम बचने वाले नहीं हैं, ये तो इतना भयंकर सूरत वाला है कि हमें मार ही डालेगा। अब मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, अब जान ना बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, ये आरजू विनती नहीं सुनेगा, क्यों ना भाग चले। तो मोती कहता है भागना कायरता है। तो फिर क्या करें, कोई उपाय सोचो। फिर दोनों उपाय सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर इस पर चोट करेंगे। मैं आगे से रगेड़ता हूं, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ना। दोनों सेम ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो सांड से लड़ते हैं तो एक आगे से लड़ता है और दूसरा पीछे से। अब सांड को एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का तो अनुभव होता है, लेकिन दो दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का उसे कोई अनुभव नहीं होता। तो वो जैसे ही मोती को मारने लगता है तो हीरा पीछे से सींग घुसेड़ देता है। जब वो हीरा की तरफ मुड़ता है तो मोती आगे से सींग उसके अंदर घुसा देता है। तो इस तरह से जो सांड होता है वो जख्मी हो जाता है, और जख्मी होकर वह नीचे गिर जाता है जमीन पे। अब मोती कहता है कि मन तो करता है कि इस बच्चे को ही मार डालूं, लेकिन हीरा कहता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना मना है, यानी घायल शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए। अब दोनों को फिर भूख लगती है और साथ में ही मटर का खेत होता है, तो दोनों फिर मटर खाते हैं पेट भर के। इतने में खेत का चौकीदार आ जाता है, खेत का मालिक आ जाता है लाठी लेकर, और मोती पकड़ा जाता है, क्योंकि मोती खेत के बिल्कुल बीच में होता है, हीरा मुंडेर पे होता है। हीरा चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन जब वो देखता है कि मोती पकड़ा गया तो वह भी अपने आप को पकड़वा देता है। अब दोनों मित्रों को सुबह सुबह कांची होस में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। कांची होस वह स्थान होता है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अब जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं वहां पहले से ही बहुत सारे जानवर हैं, जैसे वहां पे घोड़ियां थी, भैंसें थी, बकरियां थी और गधे भी थे, और सभी के सभी जमीन पर अधमरे से पड़े हुए थे, जैसे कि उनको खाने को कुछ भी नहीं मिला था काफी समय से। अब दिन से रात हो जाती है, लेकिन उनको भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। अब दोनों सोचते हैं कि कोई आएगा और उन्हें खाने के लिए कुछ देगा। दोनों टकटकी लगाकर दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो दोनों हिम्मत नहीं हारते और कहते कि भाई यहां से भागने का भी कोई उपाय निकालो। तो कहते कि चलो दीवार ही तोड़ डालते हैं। तो बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींगों से उस दीवार को तोड़ना शुरू किया, और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ सा निकल आया। फिर तो उसमें जान आ गई, उसको जोश आ गया कि अब ये दीवार टूट सकती है। उसने बार बार उसमें चोट मारी, लेकिन उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ गया, और उसने जब हीरा का ये उज्जड़पन देखा तो उसने उसकी खूब डंडे से पिटाई की और एक मोटी रस्सी से उसको बांध दिया। तो मोती कहता है कि आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब हीरा कहता है कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती कहता है। तो हीरा कहता है कि कुछ परवाह नहीं,
यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने सारे भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन और यहाँ रहे तो सब मारे जाएंगे। तो मोती कहता है कि हाँ ये बात तो है, तो चलो अच्छा मैं ही जोर लगाता हूँ। फिर मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा जहां से हीरा ने तोड़ना शुरू किया था। थोड़ी देर बाद मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। उसने फिर से सींग मारा और जोर लगाने पर दीवार जो है वो आधी टूट गई। अब उसकी हिम्मत और बढ़ी, उसने दुगनी शक्ति से दोबारा धक्का मारा तो बाकी बची दीवार भी टूट गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर बकरियां भी निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई। अब गधे ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो। अब हीरा ने कहा तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भागो। तो वो कहता है कि नहीं, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो हीरा सोचता है ये ऐसे नहीं जाने वाले, तो मोती उनको सींग से बाहर निकाल देता है। अब हीरा मोती से कहता है कि तुम भी यहां से चले जाओ। तो मोती कहता है कि तुम कैसी बातें करते हो, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? और वह भी वहीं उसके पास बैठ जाता है। अब जब सुबह होती है तो कांजी होस का मालिक और कर्मचारी सब आते हैं और देखते हैं कि दीवार टूट चुकी है, सभी जानवर वहां से भाग चुके हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये सारी शरारत हीरा और मोती की है। उन दोनों की खूब पिटाई होती है और उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहते हैं। किसी ने भी चारे का एक तिनका भी उन्हें नहीं दिया। बस दिन में एक बार उन्हें पानी दिखा दिया जाता था और यही उनका आधार था कि दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। ठिठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्रों को बाहर निकाला गया। सब उनको देखने लगे, लेकिन लोग उनको देखते और मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? इतने में ही अचानक एक डडियल आदमी आता है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, और दोनों बैलों के शरीर में उंगलियां गड़ा गड़ा कर वह उन्हें टटोल रहा था। और फिर उसने मुंशी से बात की और उन्हें खरीद लिया। अब दोनों बैल मन ही मन बहुत डरे हुए थे कि यह आदमी कौन है जो इन्हें टटोल रहा है। अब उनको संदेह हुआ कि लगता है ये कसाई है और ये हमें मार डालेगा। एक कहता है कि ये शायद हम पर छुरी चलाएगा, तो दूसरा कहता है अब क्या ही करें, मांस, चलो हमारे मांस, खाल, सींग, हड्डियां सब किसी ना किसी के काम तो आएंगे। अब वो नीलामी में से डडियल उन दोनों को ले जाता है। अब दोनों की बोटी बोटी कांप रही है, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी करते तो वे जोर से डंडा मार देता था। अब थोड़ी दूर चलने पर उन दोनों बैलों को ऐसा लगा कि ये जो रास्ता है वो बहुत परिचित सा है। उनको लगता है हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अचानक से जब एक कुआं आया तो उनको लगा ये तो वही कुआं है जिस पर हम पुर चलाने आया करते थे। अब उन दोनों बैलों की जो चाल है वो तेज हो जाती है, वो और तेजी से चलने लगते हैं। उनको लगता है कि अब तो हमारा घर बिल्कुल नजदीक ही आ गया है। जैसे उनका घर आता है वो तुरंत दौड़कर अपने थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। डडियल उनके पीछे पीछे दौड़कर आता है, तो उस समय झुरी भी अपने द्वार पर ही बैठा हुआ धूप सेक रहा होता है। बैलों को देखते ही दौड़ता है और उन्हें गले लगा लेता है, और मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को चाटते हैं। डडियल जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ता है, तो झुरी कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं। डडियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे हुए, मैं तो मवेशी खाने से लाया हूं। तो झुरी कहता है मुझे तो लगता है कि तुम इनको चुरा कर लाए हो। तो डडियल कहता है कि नहीं, ये तो मैं खरीद के लाया हूं, नीलामी में से लाया हूं। तो झुरी कहता है मुझे तो लगता है तुम चुरा कर लाए हो, ये दोनों मेरे बैल हैं और इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो डडियल चिल्लाकर दोनों बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है,
उसी वक्त मोती सींग चला देता है और डडियल पीछे हट जाता है। मोती उसका पीछा करता है, फिर डडियल और पीछे हो जाता है। ऐसे मोती उसको सींग मार मार के गांव के बाहर निकाल आता है। ये सारा दृश्य गांव वाले देख रहे होते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बड़े सभी उस दृश्य को देख रहे होते हैं और सभी तालियां बजा रहे हैं और सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखो, ऐसे बैल तो हमने कहीं नहीं देखे। इतने में ही डडियल को लगता है कि अब तो यहाँ से चले जाने में ही भलाई है और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद झुरी की पत्नी वहां आती है। वह भी जब दोनों बैलों को देखती है तो उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें प्यार करती है। और इस प्रकार दोनों बैल अपने मालिक के घर आ जाते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आपकी कहानी दो बैलों की कथा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।